देखिए ऋग्वैदिक काल हम पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब देखिए ऋग्वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य थे कि नहीं थे? और आर्यों का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ, महान। ठीक, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, और वैदिक युग के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और उनका जो समाज था वो क्या था? पशुपालक और कृषि में ज़्यादा काम करता था। अब चलते हैं, देखिए ऋग्वैदिक काल, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इनका जो ऋग्वैदिक काल वालों का जो क्षेत्र था आर्यों का, वो इतना था, केवल पंजाब और हरियाणा राजस्थान के बीच का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? गंगा और यमुना यहाँ तक आर्यों का क्या हुआ? विस्तार हुआ, फैल गए। बात समझ में आ गई? अब देखिए ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना की गई? तुम्हारे सामवेद, क्या बोलते हैं, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों की रचना की गई थी। ये तो की गई थी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समाज में दोनों में अंतर देखा गया। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को समान अधिकार दिए गए थे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? पुरुष को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए और महिला को कम। और यही कारण है कि महिलाएं आज भी इसका भुक्तभोगी हैं। आज भी आप देख लीजिए ना, हमारे क्षेत्र में, अपने देश में देख लीजिए, क्षेत्र में क्या हुआ, पूरे देश में देख लीजिए, आज भी हमारा देश क्या है? पुरुष प्रधान है। कौन सा है? पुरुष प्रधान है। क्या मात्र सत्तात्मक समाज है हमारा? बिल्कुल नहीं है। अच्छा बताइए, भारत में मात्र सत्तात्मक समाज किसका है? गारो, खासी और जयंतिया, ये आदिवासी जनजाति हैं। कहाँ पर? मेघालय में। तो वहाँ का जो समाज है, यहाँ पर, ये ना मेघालय, ये तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ का जो समाज है, ये आदिवासी जनजातियाँ हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। तो यहाँ का जो समाज है ना, वो मात्र सत्तात्मक है। यहाँ पर माता की चलती है, पिता की नहीं चलती। ठीक है, और बाकी पूरे देश में पिता की चलती है, माता की नहीं चलती। शायद 100 में 2, 100 में 2। ठीक है, लेकिन ये सब वर्ण व्यवस्था तुम्हारी कब कठोर हुई? उत्तर वैदिक काल में। बात समझ में आई? अब देखिए आगे चलते हैं। तुम्हारे उत्तर वैदिक काल में एक चीज का और बदलाव हुआ, और वो था समाज का। किसका? समाज का। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में समाज का कैसा बदलाव हुआ। देखिए, आपको बताया गया था कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारा समाज था 4 वर्णों में विभाजित था कि नहीं विभाजित था? बटा हुआ था, जिसमें से सबसे उच्च स्थान ब्राह्मण को दिया गया था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसमें भी वही कैटेगरी की गई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको दोनों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो गए थे। बात समझ में गए? इन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे कि आप ये काम यही कराएंगे। जैसे राजा केवल क्षत्रिय ही बनेगा, वैश्य और शूद्र कभी राजा नहीं बनेंगे। उसके बाद जैसे पूजा पाठ ब्राह्मण ही कराएगा, बाकी न तो क्षत्रिय, न तो वैश्य, न तो शूद्र ये पूजा पाठ नहीं कराएंगे। बात समझ में आ रही? तो उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं देखा जाए, ब्राह्मणों को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। जैसे कि उच्च स्थान, सबसे ज़्यादा उच्च स्थान ब्राह्मण को प्राप्त था। बात समझ में? अब बताइए, उस समय के जो पुस्तकें थी उनमें साफ लिखा था कि अगर 8 साल का ब्राह्मण का बच्चा है और वो अगर राजा के पास खड़ा हो गया है, बात समझे, तो राजा झुक के उस ब्राह्मण के बच्चे का क्या करेगा? सम्मान करेगा। अब जरा सोचिए, जब राजा झुकेगा तो नीचे जो प्रजा है वो तो अपने आप झुकेगी। बात समझ? अच्छा, एक चीज़ और बता दें, उस समय के ब्राह्मण हकीकत में विद्वान थे। उस समय के जो ब्राह्मण थे सच में विद्वान थे। और आज भी विद्वान की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। ऐसी बात नहीं है कि विद्वानों की पूजा नहीं होती, आज भी विद्वानों की पूजा होती है, पहले भी होती थी। तो जो विद्वान होगा उसी की तो पूजा होगी। तो उस समय के ब्राह्मण विद्वान थे, तो इसलिए उनको पूजा जाता था। लेकिन आज देखा जाए, आज चाहे वो शूद्र में हो, अच्छा क्षत्रिय में हो, अच्छा ब्राह्मण में हो, अच्छा वैश्य में हो, आज जिस कैटेगरी में जो विद्वान है उसी अकॉर्डिंग वो पूजा होती है उसकी। होती कि नहीं होती? बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय में टीचर्स हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं शूद्र में ऐसे टीचर्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है कि नहीं?
तो जब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी तो पूजा भी ज़्यादा होगी। जैसे आप देख लीजिए खान सर मुस्लिम है ना, अब बताइए मुस्लिम है, कितनी पूरा देश उनको पूज रहा है कि नहीं पूज रहा? विद्यार्थी पूज रहा। क्यों पूज रहा? उनके अंदर गुण है। और तो मुसलमान हैं, उनकी क्यों नहीं कोई पूजा करता है? भला खान सर को कोई गाली दे दे, कोई नहीं देगा। जैसे तुम्हारे APJ अब्दुल कलाम, भला उनको कोई गाली दे दे, कोई देगा है? जैसे हमारे क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, भला उन्हें कोई गाली दे, तो पंडित तो हैं, भला कोई दे दे उन्हें गाली? कोई नहीं देगा। आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भला उन्हें कोई गाली दे दे? बैकवर्ड ही तो हैं, कोई नहीं देगा गाली। उनके पास जो गुण थे, उनके पास जो विद्या थी, उनके जो कर्म थे वो अच्छे थे। अब व्यक्ति को कौन महान बनाता? कर्म ही तो महान बनाता है, बात समझे? और अच्छा, ये कर्म की बात वैदिक युग में बहुत बढ़िया बताई गई है। कर्म की बात कौन से युग में बढ़िया बताई गई? वैदिक युग में, बात समझ में आ गई? तो इनके समाज में क्या था? ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। बाकी दो ये जातियाँ थी, एक तुम्हारी वैश्य और शूद्र, इनको नीचे रखा गया था। बस है, ऊपर किसको रखा गया था? इनको। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, बहुविवाह प्रथा भी उत्तर वैदिक काल से ही शुरू होती है। बहुविवाह प्रथा में तुम्हारे दो वर्ग थे, एक शासक वर्ग और दूसरा तुम्हारा कौन सा क्या उसे कहते हैं? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब इन दोनों वर्गों में ये कहा गया था कि ये लोग बहुविवाह करेंगे, कर सकते हैं। करेंगे और कर सकते हैं का मतलब समझते हो? करेंगे का मतलब करना ही है, और कर सकते का मतलब मन होगा तो कर लेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे नहीं यूज हुआ, बात समझ में आ गई? करेंगे नहीं, कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि पहले के जो राजा थे वो तीन चीज़ के पीछे लड़ते थे, जर, जोरू और जमी। पता लगा मगध के राजा की रानी बहुत सुंदर है, तो अवंती का राजा चढ़ाई बोल दिया, बात समझ में? वो जीत के लेकर आ गया रानी को। अब पता लग गया किसको? क्या बोलते हैं, दिल्ली के शासक को, क्या है, रानी का जीत लाओ फलाने, चलो अब मैं इसके ऊपर चढ़ाई बोलूँगा, उसके ऊपर। उसके बाद पता लगा किसी का राज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो उसके राज पर घोड़ा छोड़ो, ये करो वो करो, राज जीतो। कुल मिला के उनका यही काम ही था। किसी राजा के पास ज़्यादा धन था तो उसके ऊपर चढ़ाई बोलो, उससे लड़ाई करो, एक दूसरे से वो लोग इसी में लड़ते थे, बात समझ में आ गई? तो उनका कर सकते थे, अगर किसी की रानी पसंद आ गई राजा को तो वो उससे शादी कर सकता। किसी को दासी पसंद आ गई तो अपनी दासी से भी शादी कर सकता था। जैसे आप देखे होंगे बिंबिसार को, बिंबिसार की एक क्या बोलते थे, वो दासी ही कहिए उसे, वैश्य थी, वैसे आम्रपाली पसंद आ गई, उससे शादी कर लिया, जीवक पैदा हुआ, बात समझ होंगे? ठीक है, अब चले आगे। तो उत्तर वैदिक काल में क्या किनको ज़्यादा वैल्यू दी गई? ब्राह्मण और क्षत्रिय को। और शादी में किसको? शासक वर्ग और अभिजात वर्ग, इन दोनों वर्गों के लोगों को ये कहा गया कि आप बहुविवाह कर सकते हैं, बात समझे? लेकिन करेंगे नहीं, कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इनके प्रमुख देवता जान लेते हैं। कौन जानते हैं? देवता। जैसे आपको बताया गया है देवता, ऋग्वैदिक काल में आपको देवता बताए गए थे कि नहीं बताए गए थे? बताए गए थे। तो ऋग्वैदिक काल में देवता इंद्र को बताया गया था, अग्नि को बताया गया था, आदि बहुत सारे देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। बात समझ में नहीं? ठीक है, इतना बात याद रखना। अब देखिए अगर हम बात करें मुद्रा की, किसकी बात करें? मुद्रा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी मुद्रा का प्रचलन था कि नहीं था? वैदिक युग में भी था, ठीक है। ऋग्वैदिक युग में तुम्हारा क्या था कि ऋग्वैदिक युग में सबसे ज़्यादा यह था कि अदला और बदली,
अदला बदली समझते हो? कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लो हमें गेहूं की ज़रूरत है 1 किलो, तो 1 किलो हमें गेहूं की ज़रूरत है। अब पता लगा तुम्हारे पास गेहूं है और हमारे पास चना है, तो तुमसे हम कह रहे हैं कि एक काम करो, हमसे 1 किलो चना ले लो और हमें 1 किलो गेहूं दे दो। तो सबसे ज़्यादा वस्तुओं का अदला और बदली इस हिसाब से उनका काम चलता था उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि मुद्राएं चलाई गई, लेकिन उन मुद्राओं को किस नाम से जाना गया? निष्क। क्या कहा गया? निष्क। दूसरा क्या नाम बताए थे? हैं? शतामन। हाँ, क्या बोलते हैं? शतामन। निष्क हो गया, शतामन हो गया, और उसके बाद रुपयम। क्या कहा जाता था? रुपयम। जैसे आज हम रुपया कहते हैं ना, तो रुपयम कहा जाता था। बात समझ में आई? किस युग में? उत्तर वैदिक काल में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, और इस समय जो मुद्राएं चलती थी वो हमारी तुम्हारे जैसे आज के हिसाब से नहीं थी। सोने की एक पतरी होती थी, उसको काट दिया जाता था ऐसे, अब बस उसी को दिया जाता था। अच्छा, आज सोने की पतरी को काट के चलाया जाए ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं वो मुद्रा बैंक से जब भी निकलेगी दोबारा बैंक में नहीं जाएगी। व्यक्ति चाहे ख़त्म हो जाए भूख के मारे, लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि उसको वो यही सोचेगा कि अब बार बार ये मुद्रा वो मेरे पास हो सकता नया आएगी। तभी आप देखते होंगे कि अब जो मुद्रा चलाई जा रही हैं, तो उनमें चाहे सिक्के हों चाहे नोट हों, ज़्यादा वैल्यू के ना तो सिक्के बनाए जाते हैं और ना ज़्यादा वैल्यू की नोटें बनाई जाती हैं। अब देखे होंगे हमारे भारत सरकार क्या कहती है, रिजर्व बैंक तुम्हें 1 के सिक्के दे देगी, 2 के दे देगी, 5 के दे देगी, 10 के दे देगी, है ना। इतने तक के आपको सिक्के मिलते हैं, इसके ऊपर के वैल्यू के सिक्के नहीं मिलते ना। क्यों नहीं मिलते? अगर ज़्यादा वैल्यू के सिक्के बना दिए जाएंगे तो मार्केट में लोकल सिक्के बनाने वालों की कमी नहीं है भाई। अगर मान लो 100 रुपये का सिक्का चालू कर दिया गया, 500 का सिक्का चालू कर दिया गया, तो 500 के सिक्का बनाने में लागत कितनी आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये आएगी एक सिक्का बनाने में। लोकल वालों को जो 2 नंबर का काम करते हैं तो उनको 25 ही रुपये तो लागत आएगी, फिर भी 475 का फ़ायदा है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं? अब ज़रा सोचिए, अगर मान लो 10 रुपये का सिक्का बनाया गया और 10 रुपये के सिक्के में 10 ही रुपये लागत आ रही है, तो कौन घाटे का सौदा करेगा? जब एक सिक्का को बनाने में 10 रुपये लागत आ रही, कोई बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। इसलिए हमारी रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि ज़्यादा वैल्यू के सिक्के नहीं चालू करती, और सिक्के में समय समय पर बदलाव भी किया जा रहा है कि नहीं, ताकि कोई बना ना पाए। ठीक, नोटों में देखिए कुछ लोग कहते हैं नोटबंदी की गई, लेकिन हकीकत बताएं नोटबंदी का मेन मकसद किसी को नहीं पता। नोटबंदी का मेन मकसद ये था, ये ब्लैक मनी तो एक बहाना था। ब्लैक मनी जो था ये तो एक बहाना था कि ब्लैक मनी को वापस लाना है, ये एक बहाना था। नोटबंदी का मेन मकसद ये था कि जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है, हमारे यहाँ की 1000 और 500 की नोट वहाँ पर बनती थी, और भारत में आप ये समझ लीजिए कि 25% लोकल मुद्रा का चलन हो गया था। और बहुत दिन से नोटबंदी मतलब मुद्रा बदली नहीं, हमारी जो नोटें थी वो बदली नहीं गई थी, सेम डिजाइन सेम सब चीज़ था। तो मेन कारण ये था कि अगर हम नोट बंद कर देंगे तो जो लोकल मुद्रा बना रहे हैं, कोई पाकिस्तान में अपनी मशीन रखे हुए, कोई नेपाल में रखे हो, कोई कहीं रखे, कोई कहीं रखे, ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा, पूरा धंधा ठप हो जाएगा, जिसके चलते नोटबंदी की गई थी। और ये बात देश में केवल 25% लोगों को पता है, 75 तो केवल यही कहते हैं कि सरकार लाइन में लगा दी। बात समझ में आ रही है? सरकार लाइन में किसी को नहीं लगाई, सरकार सबको बचा लिया है। तुम्हारे पास जरा सोचो 1500 की अगर लोकल नोट आ जाए और कोई कह दे कि लोकल नोट है, तुम्हारे दिल में क्या बीतेगा? क्या बीतेगा? बुरा बीतेगा कि सही? बुरा लगेगा कि यार कहाँ से है आगे। तुम सबसे पहले गाली किसको दोगे? बैंक वाले को कि क्या चेक किया। उसके बाद गाली किसको दोगे? जिसने बनाया होगा कि यार बताओ, हम गरीब आदमी परेशान हो जाए बिन तनम, सरकारी नोट में कुछ वही नहीं कर रही, तो सरकार ने किया
नोटबंदी किया, जब वो काम ही खत्म, ठीक है। वो लाइट सही करो, नहीं इसे बंद करो।